वेलकम फ्रेंड्स। मेरा नाम अवधेश है और मेरे YouTube चैनल मॉडर्न मंक्स एंटरटेनमेंट पे आपका स्वागत है। ठीक है, इस चैनल पे हम फाइनेंशियल टॉपिक्स पर बात करते हैं, स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे बात करते हैं और उन सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं जो एक यंग जनरेशन को, ये यंगस्टर्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज भी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब रिच डैड एंड पुअर डैड का जो है एक डिटेल्ड इसका वर्ड टू वर्ड स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, और इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। इसको फाइनेंस की गीता कहा जाता है। फाइनेंस की गीता का अर्थ है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनमें से 99% लोगों ने इस किताब को पढ़ा है और इसको अप्रिशिएट किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या नॉट सो वेल टू डू फैमिली से हैं, ठीक है, यानी कि आप थोड़े से पुअरर फैमिली से हैं, हम सभी लोअर मिडिल क्लास पीपल हैं, तो मुझे लगता है कि इस किताब को हमको पढ़ना चाहिए और इस किताब को हमको देखना चाहिए, क्योंकि ये किताब एक्चुअली में वो ट्रिक्स, टेक्निक्स, वो प्रिंसिपल्स को बताती है जो रिच लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, जो रिच लोग अमीर बनने के लिए, बड़ा बनने के लिए फॉलो करते हैं, उन प्रिंसिपल्स को इस किताब में लिखा गया है। ठीक है, रॉबर्ट टी कियोसाकी इसके ऑथर हैं, जिनका आप फोटो यहाँ पर देख सकते हैं इसके कवर पेज पे। इन्होंने ही ये किताब लिखी है और इनके 20 साल के रिसर्च के बाद, इन्होंने स्टडी लर्निंग के बाद इस किताब को लिखा है। तो यूट्यूब पर कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें इस किताब की या तो समरी बता दी है या फिर इस किताब को केवल पढ़ के सब बता दिया, लेकिन मैंने सोचा कि ये इस व्यक्ति का पूरा जीवन है। ठीक है, इस रॉबर्ट टी कियोसाकी का पूरा जीवन का एक्सपीरियंस है एक इस किताब में। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें 10-15 मिनट नहीं, या हमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं, लेकिन एटलीस्ट आधे घंटे का हम लेक्चर इस पे बनाना चाहते हैं, आधे घंटे का टॉक शो इस पे बनाना चाहते हैं। ठीक है, और उन आधे घंटों में जितनी भी ये किताब, मतलब आधे घंटे का पूरा एपिसोड बनाएंगे जिसमें इस किताब को हम वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे आपके सामने इस वीडियो में, इस तरह की अगली वीडियोस में, और वर्ड टू वर्ड पढ़कर आपको समझाएंगे, ताकि आपको ये समझ में आए कि किताब को पढ़ना भी कैसे है, इस किताब में क्या लिखा है उसको समझना भी है, और इस किताब में लिखा क्या है। तो बेसिकली मेरा फंडा एक समझ लीजिए कि अगर आपको रिच बनना है, अमीर होना है, और आपको नहीं पता, ठीक है, एक्चुअली हम लोगों को लगता है ना हमको सब कुछ पता है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप पुअर हैं, मिडिल क्लास हैं, नॉट सो वेल टू डू हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको अर्न करना नहीं आता। ठीक है, तो अर्न करना अगर हमें नहीं आता है तो हमें अर्न करना सीखना पड़ेगा। उसके लिए हमें ऐसी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन क्योंकि आपके पास समय कम हो सकता है, आपको समय ना मिले ऐसी किताबें पढ़ने का, या उसको आप उतनी अच्छे से ना समझ पाए, हो सकता है, तो मैं आपके लिए इस किताब को पूरा पढ़ूंगा, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन पढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा। ठीक है, ताकि इस किताब का मैक्सिमम आउटपुट आपको मिल सके, जो किसी भी वीडियो में और नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, इस वीडियो को, इस 30 मिनट्स के वीडियोस को आप जो है देखिए, कभी भी जब आपको फ्री टाइम मिलता है, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ईयरफोन या कुछ भी एयरडॉप्स वगैरह लगाएं और इसको सुने। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस किताब से आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। पैसे बनाने का एक माइंडसेट डेवलप होगा। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। तो आपका बहुत ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम जो है इस किताब को शुरू करते हैं। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि टाइम अभी जो है लगभग 8:45 बज गए हैं, तो हम इसको 9:15 बजे तक पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, What the rich teach their kids about money that the poor and middle class do not। इस किताब के फ्रंट पेज में एक कोट लिखा हुआ है कि What the rich teach their kids about money that the poor and middle class do not। जो रिच लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं वो मिडिल क्लास और पुअर क्लास लोग नहीं सिखाते। ठीक है, तो जो भी वो अपने बच्चों को सिखाते हैं उन सबका जो वो सब सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो इसके अंदर है, क्योंकि रॉबर्ट कियोसाकी खुद एक बच्चे थे और जिनको इनके वन ऑफ द डैड्स ने
इनको सिखाया। वन ऑफ द डैड्स इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये दो पिता, मतलब ये दो लोगों को अपना पिता मानते हैं, एक इनके फ्रेंड के डैड और एक अपने खुद के बायोलॉजिकल डैड, ठीक है, पेरेंट। तो जो भी एक अमीर बाप अपने बच्चों को सिखाता है घर में, अपने सीक्रेट्स बताता है, वो इस किताब में है, ठीक है। रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट टी कियोसाकी। हम इसके कुछ पेजेस को छोड़ देंगे, एक्नॉलेजमेंट वगैरह और 20 years ago वाला ये पेज हम छोड़ देंगे और हम इसे स्टार्ट करेंगे रिच इंट्रोडक्शन से, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आज पूरा इंट्रोडक्शन पूरा कर लूं। रिच डैड पुअर डैड। Having two dads offered me the choice of contrasting points of view, one of a rich man and one of a poor man. तो इसमें दो लोगों के बीच की, दो विचारधाराओं के बीच का, दो विचारधाराओं की बात कही जा रही है। एक है रिच विचारधारा और एक है पुअर विचारधारा, ठीक है। जो रिच विचारधारा है उसको रिच डैड करके बुलाया गया है, जो पुअर विचारधारा है उसको पुअर डैड करके बुलाया गया है। I had two fathers, a rich one and a poor one. One was highly educated and intelligent. He had a PhD and completed 4 years of undergraduate work in less than 2 years. He then went on to Stanford University, the University of Chicago, and Northwestern University to do his advanced studies. All on full financial scholarships. The other father never finished the 8th grade. अब कह रहा है कि इसके दो पिता जो थे, उनमें से एक पिता जो थे वो बहुत ही हाईली एजुकेटेड थे, इंटेलिजेंट थे और उनके पास पीएचडी थी। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, है ना, और इस तरीके की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी करी थी, ठीक है। तो एक पिता जो थे बहुत इंटेलिजेंट थे, ठीक है, एकेडमिकली बहुत साउंड थे, है ना। और जो दूसरे पिता थे जिनको अपना दूसरा फादर कहता है रिच डैड, वो उन्होंने कभी 8th ग्रेड भी पास नहीं किया था, यानी कि 8वीं कक्षा भी पास नहीं की थी, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति है जो बहुत ही हाईली एजुकेटेड है और एक व्यक्ति है जो कि हाईली एजुकेटेड नहीं है। तो क्या आगे हम यही स्टोरी आगे हम किताब में ये देखेंगे कि क्या एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, क्या वो अपने जीवन में अच्छा कर सकता है, क्या वो रिच व्यक्ति बन सकता है। Both men were successful in their careers, working hard all their lives. Both had substantial incomes. Yet one always struggled financially. The other would become one of the richest men in Hawaii. One died leaving tens of millions of dollars to his family, charities and his church. The other left bills to be paid when he died. तो दोनों ही व्यक्ति जो हैं बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हैं, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल करता है और एक व्यक्ति फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं करता। एक व्यक्ति अपने बच्चों के लिए चैरिटीज, प्रॉपर्टी, है ना, चर्चेस छोड़कर जाता है और दूसरा व्यक्ति अपने बच्चों के लिए, अपने रिस्पॉन्सिबल्स के लिए डेट छोड़ के जाता है, कर्जा छोड़ के जाता है, ठीक है। तो इसमें ये बताया, इसमें देखिए कितना अच्छा ये जो है बताया गया है कि एक व्यक्ति जो है बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा है, एक व्यक्ति जो है कम पढ़ा लिखा है, इतना पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी एक व्यक्ति जो है वो इतना सारा कर्जा छोड़ के गया है और एक व्यक्ति अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बना कर गया है। तो हमें अब निश्चय करना है या हमको ये सोचना चाहिए कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे पीछे कोई है तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। हमें उनके लिए ऐसा करके जाना चाहिए कि उनको जो है किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, ठीक है। बोथ मैन वर स्ट्रॉन्ग, कैरिस्मेटिक एंड इन्फ्लुएंशियल। दोनों ही व्यक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग, कैरिस्मेटिक, इन्फ्लुएंशियल थे। बोथ मैन ऑफर्ड मी एडवाइस बट दे डिड नॉट एडवाइस द सेम थिंग्स। कह रहा है कि दोनों ही व्यक्तियों ने मुझे जो है एडवाइस दी, लेकिन दोनों की एडवाइसेस में डिफरेंस था। एक कुछ कहता था तो दूसरे का उसके ऊपर कुछ अलग विचार था। बोथ मैन बिलीव्ड स्ट्रांगली इन एजुकेशन बट डिड नॉट रेकमेंड द सेम कोर्स ऑफ स्टडी। दोनों ही व्यक्ति जो थे, दोनों ही फादर, ऑथर के दोनों ही फादर, रॉबर्ट टी कियोसाकी के दोनों ही फादर, वो एजुकेशन पे बहुत बिलीव करते थे, लेकिन
दोनों ही व्यक्ति का जो एजुकेशन का कोर्स था ना, यानी कि जो उसके कोर्स ऑफ स्टडी थी वो डिफरेंट थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको एक बात समझ में आती है कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही के लिए एजुकेशन तो इंपॉर्टेंट थी, लेकिन एजुकेशन को किस तरह लेना है ये दोनों के विचार उसमें अलग अलग थे, ठीक है। जैसे कुछ लोग हैं, उनको वो एजुकेशन लेते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो वो एक अच्छे वर्कर बनते हैं। लेकिन कुछ लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, एजुकेशन लेते हैं और उनका दिमाग खुलता है, ठीक है, दिमाग खुलता है और वो लीडर्स बनते हैं। तो आप किस तरह परसीव करते हैं एजुकेशन को, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो बहरहाल हमको ये समझ में आता है कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आपके दिमाग को खोलती है। तो जो लोग कहते हैं एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, ठीक है, उसमें खामियां हैं, ठीक है, वो लेबरर्स को जन्म देता है जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन फिर भी एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, एटलीस्ट कुछ तो पता चलेगा। If I had only one dad, I would have had accept or reject his advice. Having two dads offered me the choice of contrasting points of view, one of a rich man and one of a poor man. अब ऑथर कह रहा है कि अगर मेरे एक ही पिता होते तो मुझे एक ही विचारधारा के बारे में पता चलता, लेकिन क्योंकि मेरे दो पिता थे या दो तरह के व्यक्ति मेरे जीवन में थे, इसलिए मुझे दो अलग अलग, दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज के बारे में पता चला, ठीक है, एक रिच व्यक्ति की आइडियोलॉजी और एक पुअर व्यक्ति की आइडियोलॉजी, ठीक है। Instead of simply accepting or rejecting one or the other, I found myself thinking more, comparing, and then choosing for myself. The problem was that the rich man was not rich yet, and the poor man was not poor. Both were just starting out on their careers, and both were struggling with money and families. But they had very different points of view about money. अब कह रहा है कि क्योंकि उसके दो पिता थे तो उसको किसी चीज को रिजेक्ट या एक्सेप्ट नहीं करना था, वो दोनों में कंपेयर करता था, उसकी एडवाइस लेता था, उसी चीज पे उसकी एडवाइस लेता था, और वो दोनों एडवाइसेस को कंपेयर करता था कि ये क्या क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, उस चीज को वो एनालाइज करता था, उसके ऊपर मंथन करता था, बहुत सोचता था। लेकिन बस उसको एक ही प्रॉब्लम लगती थी कि दोनों ने ही अपना करियर अभी शुरू किया था, और ना रिच व्यक्ति रिच बना था और ना पुअर व्यक्ति पुअर हुआ था अब तक। For example, one dad would say the love of money is the root of all evil, and the other said the lack of money is the root of all evil. अब यहाँ देखिए, ये कह रहा है ऑथर कि एक जो पिता थे वो कहते थे कि सारी परेशानी का जड़ पैसा है, ठीक है, सारी परेशानी का जड़ पैसा है, और दूसरे फादर जो थे वो कहते थे कि सारी परेशानी का जड़ पैसा ना होना है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है, सारी परेशानी का जड़ पैसा ना होना है, और पैसा ना होना है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी व्यक्ति को उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ठीक है, अगर वो अपने फैमिली का एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उसके पीछे उसकी फैमिली है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो समाज में अपनी जगह बनाए, पैसे कमाना सीखे, पैसे कमाकर अपनी फैमिली को एटलीस्ट एक अच्छी लाइफस्टाइल दे, ठीक है, एक नॉर्मल अच्छी, जिसमें उनको कष्ट ना हो, ऐसी लाइफस्टाइल। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है ना, बहुत लोग मैंने देखा है ऐसा कहते हैं कि यार पैसा जो है वो प्रॉब्लम है, पैसा ज्यादा पैसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा कुछ नहीं है, वो सब केवल उनकी जो है क्या कहते हैं उसको, वीकनेस है, ठीक है, वो लेजी है, वो पैसा नहीं कमाना चाहते, या उनको कमाना नहीं आता, या फिर वो ढूंढना ही नहीं चाहते वो रास्ते जिनसे पैसा बन सके, उनके पास उतना समय नहीं है, ठीक है, उनके पास उतनी अकल नहीं है, या वो बहुत लेजी हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन है अपनी फैमिली के, तो आपका ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पैसा कमाना सीखें, पैसा कैसे कमाया जाता है उसको सीखें। और मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ कि ये जो मेरा चैनल है मॉडर्न मंक्स एंटरटेनमेंट इंडिया, ये आपका पैसे कमाना, आपकी एक फाइनेंशियल मेंटेलिटी को, एक फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाएगा, आपका एक मेंटल स्टेट डेवलप करेगा, जहाँ आप समझ पाएंगे, सीख पाएंगे कि पैसा कैसे बनाया जाता है। क्योंकि हम लोग रिसर्च करते हैं किताबों पर, ठीक है, किताबों पर रिसर्च कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से हमारे कंटेंट्स हम लेकर आएंगे,
ठीक है। अभी तो मेरा फोकस बस यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स का एक डिटेल्ड रीडिंग आपको दे पाऊँ, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपको किसी भी किताब को समझने में बिल्कुल परेशानी ना हो और उसको आप थॉरोली समझ पाएँ, उसका एक एक शब्द समझ पाएँ। देखिए, मुझे पता है बहुत फास्ट लाइफ है और आजकल बहुत शॉर्ट कंटेंट लोग पसंद करते हैं, शॉर्ट कंटेंट चलता है, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, ये कंटेंट मैंने चलने के लिए नहीं बनाया। मैं सच में चाहता हूँ कि जो मेरे भाई हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जिनको प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि मैं भी अपने को कहीं ना कहीं वहीं खड़ा समझता हूँ कि हमें नहीं पता कि पैसा कैसे बनाना है, कैसे वो तरीके हैं जो पैसा बनाते हैं। तो वो इसीलिए मैं आपके लिए वो सारे तरीके, अलग अलग तरीके, है ना, जहाँ कहीं भी लिखे हैं, मैं आपके लिए उनको लेकर आऊँगा इस चैनल के माध्यम से। प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करिए, अगर हो सके तो कमेंट करिए आपको किस किताब के बारे में पढ़ना है मुझसे, ये भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। Much of my private time was spent reflecting, asking myself questions such as why does he say that, and then asking the same question of the other dad's statement. It would have been much easier to simply say, yeah, he is right, I agree with that, or to simply reject the point of view by saying the old man doesn't know what he is talking about. Instead, having two dads whom I loved forced me to think and ultimately choose a way of thinking for myself. As a process, choosing for myself and turned out to be much more valuable in the long run than simply accepting or rejecting a single point of view. तो ऑथर यहाँ पे वही बात कह रहा है कि क्योंकि उसके जीवन में दो इन्फ्लुएंशियल पीपल थे, तो उसको बहुत सहूलियत हुई, क्योंकि उसने एक रिच व्यक्ति का माइंडसेट के बारे में भी समझा और एक पुअर व्यक्ति, कंपैरेटिवली पुअर व्यक्ति के माइंडसेट के बारे में भी समझा। उसने दोनों विचारधाराओं को देखा और जो सही लगा उसके बारे में डिसीजन लिया। उसके ये स्थिति नहीं थी कि वो केवल कि किसी चीज को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। वो कह रहा है कि वो जिस स्थिति में था, उस स्थिति में उसके लिए जो प्लस पॉइंट ये था कि वो दोनों के ही विचारों को सुन सकता है, उनको समझ सकता है, उनके ऊपर रिसर्च कर सकता है और जो उसको सही लगे वो कर सकता है। ठीक है। One of the reasons the rich get richer and the poor get poorer and the middle class struggles in debt is that the subject of money is taught at home, not in school. और ये बहुत अच्छी बात कही है, आप इसको अगर आपके पास किताब है तो आप इसको अंडरलाइन कर लें। इसमें देखो, सब्जेक्ट ऑफ मनी इज टॉट एट होम नॉट इन स्कूल। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में मनी मैटर के बारे में स्कूल्स में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता। बिल्कुल भी मीन्स कहने का मतलब ये है कि उस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता कि एक बच्चा, एक स्टूडेंट अट्रैक्टिवली उसको पढ़ सके, अट्रैक्शन के साथ उसको पढ़ सके। ठीक है। जिस तरीके से मुगल डायनेस्टी और हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, बहुत ही एक्यूरेटली पढ़ाया जाता है, मुझे लगता है कि मनी मैटर्स के बारे में हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है। जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में मनी मैटर्स को डिस्कस किया जाए। ठीक है। बच्चे का दिमाग खोला जाए। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ना, ये बेसिकली घर में डिस्कस होते हैं। लोग है ना, पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि वही पेरेंट्स इस चीज को डिस्कस कर पाएंगे जिनको खुद पता हो, जो खुद फाइनेंशियली लिटरेट हो। ठीक है। जो पेरेंट्स फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है, वो अपने बच्चों से इस तरीके के मनी मैटर्स पर डिस्कशन नहीं कर सकते। और अगर इन तरीके के मनी मैटर्स पर डिस्कशन नहीं होगा तो फिर वही चीज है, हमें नहीं पता चलेगा कि क्या कहते हैं, कैसे पैसे कमाना है, कैसे पैसा बनाना है। जो हम आजकल देख रहे हैं, इतने सारे स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, उस चीज के बारे में हमको नहीं पता चल पाएगा। ठीक है। तो वो सारी जानकारी होने के लिए या उन टॉपिक्स के बारे में हमको जानने के लिए हमको चाहिए कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, स्टार्टअप्स, बिजनेस बहुत ही थॉरो बनाए, बहुत ही थॉरोली पढ़ाया जाए। ठीक है। अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो है कैसे
अच्छे ग्रेड्स लाने हैं, कैसे सवाल को सॉल्व करना है। सवाल को सॉल्व करने पर ज्यादा जोर देते हैं, सवाल क्यों सॉल्व करना है, सवाल सॉल्व करके होगा क्या, इस पर ज्यादा 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 फोर्स नहीं देते। ठीक है, तो बच्चे को कुछ नहीं समझ में आएगा, उसको बस एक मशीन की तरह काम कर रहा है। भाई सवाल दिया है, उसको प्रोसेस करना है और उसका रिजल्ट निकालना है। नहीं, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके फायदे क्या हैं, उसको लाइफ में उसकी क्या जरूरत पड़ेगी, उसको ये चीज बतानी पड़ेगी। जब उसको ये चीज बताएंगे और उनको साथ ही साथ इन मनी मैटर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, तब उसको लाइफ को जीने में आसानी होगी, उसको अपने लिए काम ढूंढने में आसानी होगी, काम करने में आसानी होगी। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने एजुकेशन सिस्टम की ये बहुत बड़ी खामी है कि मनी मैटर्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जिनको पता होता है, अगर वो खुद फाइनेंशियली लिटरेट है तो वो अपने बच्चों को पढ़ा देंगे। सॉरी यहाँ मेरा पैर थोड़ा सा वो हो गया, मैं इस तरह से बैठ जाता हूँ। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ माँ बाप जो खुद फाइनेंशियली लिटरेट हैं वो जो है अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, लेकिन जो माँ बाप लिटरेट नहीं है उनका क्या, वो नहीं सिखा पाएंगे। तो इसीलिए ये एक सिस्टमैटिक तरीके से चलना चाहिए और ये एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए कि मनी मैटर्स को पढ़ाया जाए। मोस्ट ऑफ अस लर्न अबाउट मनी फ्रॉम आवर पेरेंट्स, सही बात है। सो व्हाट कैन पुअर पेरेंट्स टेल देयर चाइल्ड अबाउट मनी। कह रहे हैं कि भाई हम अपने माँ बाप से ये मनी मैटर्स के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन एक पुअर माँ बाप जो चाहता है कि मेरा बच्चा जो है पढ़ाई करे, कुछ बने, कुछ अच्छा करे लाइफ में, वो पुअर है, गरीब है, वो अपने बच्चों को क्या सिखा पाएगा। वो अपने बच्चों को स्कूल ही इसलिए भेजता है ताकि उसका बच्चा स्कूल में जाके कुछ सीखे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स हैं ये स्कूल में सिखाने योग्य हैं, सिखाने जाने चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए और अगर इसको एक अच्छा इकोनॉमी बनाना है हमारे देश को तो इस पे जोर देना चाहिए। So what can poor parents tell about their child? They simply say, stays in school and study hard. The child may graduate with excellent grades, but with a poor person's financial programming and mindset. वही इसमें कहा है कि वो अपने बच्चे से क्या कह पाएंगे। वो ज्यादा यही कहते हैं, बेटा पढ़ाई करो, स्कूल में रहो, जितना स्कूल जाओगे उतना अच्छा होगा, है ना, उतने अच्छे ग्रेड्स आएंगे। और उनको ये लगता है कि अच्छे ग्रेड्स का मतलब है एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छा जीवन। ना, बिल्कुल नहीं। अगर कोई पेरेंट मेरी वीडियो देख रहा है तो आप अपने बच्चे के साथ थोड़ा बैठिए, खुद का भी एक IQ बढ़ाइए। ठीक है, मेरी वीडियोस देखिए, और भी अच्छे अच्छे फाइनेंशियल चैनल्स हैं उनकी वीडियोस देखिए, विवेक बिंद्रा जी की वीडियोस देखिए। ठीक है, रणवीर अलाहाबादिया का चैनल है, उसकी वीडियोस देखिए, लेकिन अपना फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाइए। क्योंकि अगर स्कूल्स ये चीज नहीं कर रहे हैं तो आपको ही कमांड अपने हाथ में लेनी पड़ेगी और अपने बच्चे को ये चीज सिखाना पड़ेगा। Sadly, money is not taught in schools. Schools focus on scholastic and professional skills, but not on financial skills. This explains why smart bankers, doctors, and accountants who earn excellent grades may struggle financially all of their lives. Our staggering national debt is due in large part to highly educated politicians and government officials making financial decisions with little or no training in the subject of money. तो इसमें वही कहा गया है कि क्योंकि ये चीजें स्कूल में नहीं सिखाई जाती, स्कूल में केवल स्कॉलिस्टिक और प्रोफेशनल स्किल सिखाई जाती है, जिसकी वजह से आगे चलकर जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो भी अपनी लाइफ में फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती। ठीक है, उनके अगर उनके करियर में या उनके लाइफ में या फाइनेंशियल कोई इमरजेंसी आती है तो वो टूट जाते हैं वहां पर, क्योंकि उनको नहीं पता कि फाइनेंशियली उनको कैसे फिर से अपनी क्या कहते हैं उसको, अपने एसेट्स को बनाना है, या हम कहें कि मेरे को शब्द याद नहीं आ रहा, मतलब वो फाइनेंशियली टूट जाते हैं। तो इसकी वजह से ये इसलिए है क्योंकि हमारे देश में फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आ रहा है, जो यंग जनरेशन है वो थोड़ा स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, बिटकॉइन और मीडिया सेक्टर्स में जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत ही मंजिल दूर है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है,
Today, I often wonder what will happen when we have millions of people who need financial and medical assistance. They will be dependent upon their families or the government for financial support. What will happen when Medicare and Social Security run out of money? How will a nation survive if teaching children about money continues to be left to parents, most of whom will be or already are poor? वही बात कह रहे हैं कि जिस कंट्री में मैक्सिमम पेरेंट्स जो अभी हैं इस जनरेशन के, हमारी जनरेशन के, वो अभी भी पुअर हैं या अभी भी वो फाइनेंशियली इतने लिटरेट नहीं है, ठीक है, तो हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, ठीक है ना। तो इसीलिए एक सिस्टमैटिक वे से इन टॉपिक्स को स्कूल में डिस्कस करना चाहिए। Because I had two influential fathers, I learned from both of them. I had to think about each dad's advice, and in doing so, I gained valuable insights into the power and effect of one's through on one's life. For example, one dad had a habit of saying, "I can't afford it," and the other forbade those words to be used. Instead, I asked, "How can I afford it?" One is a statement, another is a question. देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही गई है कि एक डैड जो था, मतलब उसका एक पिता था जो उसकी आदत थी, वो हमेशा कहता था कि मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। हम भी जनरली ये बात बहुत बार कहते हैं कि यार मैं उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं वो कार अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं तो आप जो है ना चाहते हुए भी अपने दिमाग में एक नेगेटिविटी पैदा कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपकी स्थिति अभी ऐसी हो या हमारी स्थिति अभी ऐसी हो कि हम किसी चीज को अफोर्ड ना कर पाए, लेकिन हमें चाहिए कि हम उस पर सोचें कि हम उस चीज को कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, कैसे जिस व्यक्ति ने उसको अफोर्ड किया है, जो उसको एंजॉय कर रहा है, वो कैसे एंजॉय कर रहा है। देखिए, अब यहाँ पे किसी चीज को एंजॉय करना या अफोर्ड करना मीन्स है एथिकल चीज, ठीक है, जो सोसाइटी एक्सेप्ट करे। ऐसा नहीं कि आप इसको कभी नेगेटिव वे में मत लीजिएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा कि अफोर्ड करने के लिए हम कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं, कि हम बाहर में जाएंगे, कि हम कहीं जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, है ना। ये सब चीजें गलत हैं, अनएथिकल। तो जो भी सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एथिकल है, हमें वो चीज के बारे में सोचना चाहिए। जैसे अगर आपके पास एक घर नहीं है, मान लीजिए बहुत सारे लोगों का सपना होता है उनका एक अपना घर होना चाहिए। अगर आपका अपना घर नहीं है तो आप ये मत सोचिए कि अब मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। नहीं, आपसे भी बुरे बुरे गए गुजरे लोगों ने उस सिचुएशन से बाहर निकले हैं, अपने लिए अपना एक अच्छा मंजिल बनाया है, अपनी लाइफ अच्छी बनाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति में कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी करंट सिचुएशन से जो उसकी खराब है उससे बाहर निकल के कुछ अच्छा कर सकता है। तो हमें ये चाहिए कि हम उस चीज को अपने दिमाग में ना बनाएं कि हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम उस चीज को कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, ठीक है। हाउ कैन आई अफोर्ड इट। तो ये एक क्वेश्चन है, हमें अपने दिमाग में क्वेश्चन को भरना है, स्टेटमेंट को नहीं कि मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ये एक गलत मानसिकता है, ठीक है। हमें चाहिए कि हम ये सोचें कि हम उसको कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। कोई तो रास्ता होगा यार। मैं आपको अपनी बताता हूँ, मैं जब कॉलेज में था, मैं स्कूल में जब था 12th में, तब मैंने ये सोचा था कि मैं ग्रेजुएशन करूंगा, आईआईटी करूंगा, ठीक है। मैंने आईआईटी का पेपर दिया, मेरा आईआईटी में नहीं, बहुत ही गंदे ग्रेड है, मेरे को कोई प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन में मैंने बीए किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, बस एक शौक था तो हम चले गए, बस बीए हमने किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैं एमबीए करना चाहता था, ठीक है। अब एमबीए में मैंने कैट वेट तो निकाला नहीं था, उसके बारे में शायद उस टाइम में मुझे पता भी नहीं था। तो मैं एमबीए करना चाहता था, मैं कई सारे बैंक्स पे गया कि मेरे को लोन दे दो, मुझे किसी ने लोन नहीं दिया। फिर उसके बाद मैंने कुछ और किया, कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी की, वहाँ भी मेरा कुछ नहीं हुआ। फिर मैं जॉब किया, जॉब कर रहा हूँ, उसमें भी मुझे लगता है कि मैं बहुत एक अच्छा काम करता हूँ, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है। मेरी जॉब बहुत अच्छी जॉब है, मैं उसको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मेरी जॉब को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो मेरा रुकने का पड़ाव नहीं है। मुझे अभी और ग्रोथ चाहिए, मुझे अपनी लाइफ को और अच्छा करना है, मुझे अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देनी है। तो मैं किसी और चीज में भी मैं काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं
लोग कहते हैं ना यार मेरा ये सपना था, मैं वो नहीं कर पाया, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं, कोई सपना अपना नहीं होता। जहां पैसा होता है, इंटरेस्ट होता है, जहां आपको रस मिलेगा, आपका सपना वही बन जाएगा। आपकी डेस्टिनी बस उसको बनाना होता है। तो हारना नहीं है, बेसिकली हार नहीं मानना है। और मैं आपको बता देता हूं, जब तक आप अंदर से नहीं हारोगे ना खुद, दुनिया में आपको कोई हरा नहीं सकता। एक ना एक रास्ता आपके अच्छाई के लिए, आपके ग्रोथ के लिए जरूर निकलेगा। इसकी मैं गारंटी देता हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया, मेरी बात को मानिए, बस उस पर भरोसा करिए। ठीक है, कोई ना कोई रास्ता आपको मिल ही जाएगा जो आपको बहुत बड़े मुकाम तक लेकर जाएगा, शायद उससे भी बड़े जो आपने कभी सोचा था। तो ऐसा कभी नहीं होता कि लाइफ में कभी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, अपॉर्चुनिटी हमेशा होती है। हमें चाहिए कि बस हमको स्टार्ट करना है। ठीक है।